गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है बच्चों, आज देखो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ग्रामर का। क्रिया हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा ये। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप तैयार हैं? स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्रिया की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिया को। तो आप सभी अच्छे से बने रहें पूरी क्लास के अंदर और समझें इसको। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट माइंड में हो तो आप चैट करके शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्रिया होता क्या है? क्रिया वर्ब, इंग्लिश में क्रिया को क्या बोलते हैं? हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द के द्वारा जिस शब्द के द्वारा कार्य करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। देखो, क्रिया क्रिया जो होता है, ये जो क्रिया शब्द है ना, ये संस्कृत की एक धातु है क्री, उससे मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है करना या होना। जिसका अर्थ होता है करना या होना। ठीक है, इस क्री धातु से यहाँ पर ये मिलकर बना है। और इस बात को आप बखूबी जानते हैं कि जो संस्कृत में धातु होते हैं उन्हें ही हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में जो धातु होते हैं उन्हें ही हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्रिया का मतलब क्या हो गया फिर, कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या फिर होने का, यानी करना या होना हो, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल देखो। क्रियाएं पढ़ना, खाना, पीना, जाना। ठीक है, ये सभी प्रकार के जो वर्ड्स हैं ये एग्जाम्पल हैं क्रिया के। ठीक है, और आप इस बात को अच्छे से समझें कि जो सेंटेंस होता है वो वाक्य के तीन तत्व प्रमुख रूप से इसमें होते हैं। पहला होता है हमारा कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया से मिलकर के हमारा कोई भी सेंटेंस पूरा होता है। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया से मिलकर के हमारा कोई भी सेंटेंस पूरा होता है। तो यानी क्रिया का जो रूप है वो अंत में हमको देखने को मिलता है, यानी किसी भी वाक्य के अंदर क्रिया हमको अंत में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आगे कि क्रिया का अर्थ क्या होता है। तो देखो, क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया का अर्थ होता है करना और प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। ठीक है, प्रत्येक भाषा में कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अपने तरीके से। तो इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी क्रिया को करने वाला कौन होता है? वो कर्ता होता है हमारा। यानी कर्ता से हमारा क्या तात्पर्य है? जो कार्य को करेगा, यानी जो भी व्यक्ति कार्य को करता है वो हमारा कर्ता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर मौजूद भी है कि अली पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, इसी को मैं बता देता हूँ। देखो, अली पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर जो अली है, ये जो यहाँ पर अली दिया हुआ है, ये जो अली है, ये अली तो क्या है भाई? ये अली तो है हमारा कर्ता। ये अली तो है हमारा कर्ता। और पुस्तक, पुस्तक हमारा क्या है भाई? कर्म है। पुस्तक हमारा कर्म है और पढ़ रहा है ये हमारी क्रिया होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्ता, कर्म और क्रिया की सहायता से हमारा कोई भी सेंटेंस पूरा बन जाता है। ठीक है, आगे हमारा एग्जाम्पल है कि बाहर बारिश हो रही है। बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, तो जिसके कारण से हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। अब इस सेंटेंस के अंदर कर्ता है? नहीं है। ठीक है, क्या हो रही है? यदि हम क्रिया से यानी सवाल पूछते हैं क्या, तो उससे हमको आंसर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है कि भाई क्या हो रही है? बारिश हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो रही है, ये हमारी क्रिया होगी। ठीक है,
अंत में ही क्रिया हमको ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, बाजार में बम फटा, ठीक है, तो फटना यहाँ पर क्या हो गई, क्रिया हो गई। बच्चा पलंग से गिर गया, तो गिर जाना, गिर गया, यहाँ पर क्रिया हो गई। तो ये क्रिया यहाँ पर इस प्रकार से बनती है, अंतिम स्थिति होती है। इसकी कहाँ पर होती है स्थिति, अंतिम होगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में अली और बच्चा करता है, उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है या किया गया है वह भी क्रिया है। जैसे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, गिर गया, अन्य दो वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः ही हो गई है, अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। यानी कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें जिनके अंदर कर्ता का होना जरूरी नहीं होता, क्रिया आवश्यक रूप से हमको पाई जाती है, क्रिया उसमें मिलेगी। ठीक है, तो वो भी क्रिया के ही वाक्य होंगे, क्रिया से संबंधित। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो आपके सामने है कि वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अभी अभी हमने बात करी कि बिना कर्ता के भी वाक्य पूरा हो सकता है क्रिया की सहायता से। तो ये जो नीचे सेंटेंस दे रखे हैं ये उसी प्रकार के, उसी टाइप के हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि भाई पानी लाओ, पानी लाओ। अब यहाँ पर किसी कर्ता का कर्ता को शो नहीं किया गया, कर्ता यहाँ पर अननोन है, लेकिन यहाँ पर क्रिया तो हो रही है, यहाँ पर क्रिया तो हो रही है। पानी क्या मंगाया जा रहा है, पानी, और लाओ, यहाँ पर लाओ क्या है, हो गई क्रिया हो गई। चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी कर्ता की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर बैठना और जाना, दो इस प्रकार की क्रियाएं जुड़ चुकी हैं। ठीक है, इससे हमारा सेंटेंस पूरा हो गया और हमारा अर्थ भी निकल रहा है। पहले वाले सेंटेंस में पानी लाने के लिए विचार किया जा रहा है, बात की जा रही है, दूसरे में शांत बैठने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ तक सभी को क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, आप नोट भी करते हुए चलें। ठीक है, आगे है हमारा, देखो रुको, आगे हमारा यहाँ पर दे रखा है कि भाई रुक जाओ, यहाँ पर दे रखा है कि रुको। अब रुको, यही हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, मतलब एक शब्द ने पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और ये क्रिया का शब्द है रुको, यानी रुकने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है, कोई कर्म नहीं है, लेकिन इस क्रिया शब्द ने ही हमारे पूरे सेंटेंस की हमें अनुभूति करा दी। ठीक है, आगे है जाओ। अब ये भी एक शब्द है यहाँ पर, मात्र, एक मात्र शब्द क्रिया के द्वारा हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता नजर आ रहा है। यहाँ पर न हमें किसी कर्ता की जरूरत होगी न किसी कर्म की जरूरत होगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो लिखा हुआ है, कहते कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वो क्रिया होती है। ठीक है, वो शब्द क्रिया के होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब स्टार्टिंग में हमने बात कर ली थी कि भाई धातु, धातु के बारे में चर्चा करी थी हमने कि भाई धातु क्या होते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि धातु, संस्कृत में जो धातु होंगे, संस्कृत में जो धातु होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिख दी यहाँ पर लिख धातु, मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई लिख धातु, जिसका हिंदी अगर हम करना चाहें तो बन जाता है लिखना। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया पठ धातु संस्कृत का, और इसको हिंदी में बन जाता है वो पढ़ना, हिंदी में क्रिया शब्द। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर वद धातु, जो बन जाता है हिंदी में बोलना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि किस प्रकार से धातु से क्रिया बनती है। तो देखो किसी भी धातु के अंदर, किसी भी धातु में यदि, किसी भी धातु के अंदर यदि हम ना प्रत्यय लगा दें, कौन सा प्रत्यय का योग हो रहा है, कौन सा प्रत्यय को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं किसी भी धातु के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर धातु ले लिया भाई लिख, और इस लिख के अंदर मैंने ना प्रत्यय को यूज में लिया, तो हमारा बन जाता है क्रिया शब्द, वो बनता है लिखना। ठीक है, ऐसे ही पठ में मैंने ना जोड़ा तो बन जाता है पढ़ना। ठीक है, और वद यानी बोल, वद का अर्थ होता है बोल, और उसमें यदि हम ना प्रत्यय योग करते हैं, यानी ना प्रत्यय को ऐड करते हैं तो बन जाता है बोलना। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि देखो बोल धातु है, इससे बना बोलना, पठ से पढ़ना, घूम से घूमना, लिख से लिखना, गा से गाना, हंस से हंसना, देख से देखना। इस प्रकार से हम किसी भी धातु को
क्रिया शब्द में बदल देंगे, हिंदी के क्रिया शब्द में बदल देंगे, लेकिन उसके लिए हमें ना प्रत्यय की सहायता लेनी होगी। ठीक है, ना प्रत्यय से ही धातु से क्रिया रूप बदला जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप, मैं ऐसा समझता हूँ। आगे हम बढ़ रहे हैं, तो देखो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो देखिए आगे है हमारा, अब क्रिया के भेदों की बात कर रहे हैं हम कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, आप अच्छे से चलें और समझते हुए देखें इसको। भाई क्रिया के भेद, तो देखो क्रिया के जो भेद होते हैं ना, वो 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। क्रिया जो होती है, ये जो क्रिया शब्द है, इसके 3 भाग बताए गए हैं। ठीक है, एक फर्स्ट होता है हमारा कर्म के आधार पर क्रिया बताई गई है। ठीक है, दूसरी हमारी बताई गई है भाई प्रयोग, प्रयोग संरचना, संरचना, या संरचना को हम बनावट भी कहते हैं भाई, बनावट। ठीक है, प्रयोग, संरचना और बनावट के आधार पर क्रिया। ठीक है, और तीसरा हमारा यहाँ पर माना गया है काल के अनुसार, काल के अनुसार क्रिया। ठीक है, अब कर्म के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। प्रयोग, संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है उनकी चर्चा भी हम करेंगे, और काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है उनकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको स्टार्ट करने वाले हैं, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और इन तीनों के पूरे हो जाने के बाद भी कुछ क्रिया होती हैं जिनको हम अन्य, अन्य की श्रेणी में लेकर चलेंगे कि अन्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया। भाई कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार होंगे, कितने भेद होंगे, और उनकी क्या डेफिनेशंस होगी, कौन से एग्जाम्पल होंगे, कोई पहचान होगी तो क्या पहचान होगी, उन सब की चर्चा हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कर्म की दृष्टि, कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, ध्यान रखना आप सभी कि 2 भेद होंगे। पहला होगा हमारा सकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस क्रिया के साथ क्या हो, कर्म। देखो इसको ऐसे समझो, बताता हूं मैं आपको इसको कैसे समझना है। यहाँ पर बताया गया है सकर्मक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई सकर्मक। अब इसका हम यदि विच्छेदन करें, शाब्दिक विच्छेदन करें, तो देखो ये होता है स का मतलब होता है सहित, स का मतलब क्या हो जाता है भाई, सहित, और कर्मक का मतलब होता है कर्म, यानी कि कर्म सहित, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्या हो, कर्म की मौजूदगी हो, यानी कर्म हो। अब कर्म क्या होता है, आपके सामने एक प्रश्न तैयार हो गया नया। ठीक है, कि भाई सर ये कर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है। कर्म को समझे आप कि कर्ता द्वारा, कर्ता, कर्ता द्वारा जो, जो कार्य, जो कार्य किया जाता है, ठीक है, जो कार्य किया जाता है उसे हम कर्म की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, वही उसका काम होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मैं खाना खाता हूँ, यानी कि मेरा कर्म क्या हो गया, मेरा कर्म बन गया है खाना खाना। ठीक है, मैंने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मेरा कर्म क्या होगा, पुस्तक पढ़ना, मेरा कर्म बन जाएगा पुस्तक पढ़ना, यानी मेरा कर्म पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक की तो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, पुस्तक को तो पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेंटेंस में कर्ता कर्म क्रिया का योग होता है, तीनों एक साथ आते हैं। कहीं कहीं पर कर्ता अननोन बन जाता है, कहीं कर्म नहीं होता, और क्रिया तो हमको मिलने वाली ही है। ठीक है, क्रिया से वाक्य हमारा पूरा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब सहकर्मक की चर्चा कर रहे थे हम, तो आप फिर से इसको एक बार समझ लें। भाई सह का मतलब होता है सहित, और कर्मक का मतलब होता है कर्म, यानी कर्म के साथ। ठीक है, कर्म के साथ, यानी कि जो क्रिया या जो वाक्य कर्म से परिपूर्ण हो, जिसके अंदर कर्म की मौजूदगी हो, कर्म हमको मिल रहा है, तो वो होगा हमारा सहकर्मक क्रिया का सेंटेंस, उसे हम सहकर्मक क्रिया कहेंगे। एक बार देखते हैं स्क्रीन पर फिर से कि वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी, देखो अच्छे से देख लें इसको, क्या पा रहे हैं हम, साथ में कर्म को पा रहे हैं।
तो कर्म मिल रहा है हमको, तो वो हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसे हमें ऐसे भी कह सकते हैं कि वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी हमें कर्म की आवश्यकता जहां भी पड़ेगी, ठीक है, हमारे किसी भी सेंटेंस में, और कर्म की मौजूदगी है, कर्म उसमें उपस्थित है, तो वो हमारा सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, आगे हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि कर्म की दृष्टि से दो प्रकार के भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब इनकी पहचानने में कई बार दिक्कत आती है बच्चों को, तो हम वो भी यहाँ पर क्लियर करके चलेंगे आगे। वे सकर्मक और अकर्मक में पहचान हम कैसे करें, कैसे पता करें कि कौन सा सेंटेंस तो सकर्मक है भाई और कौन सा अकर्मक है, तो उसकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो आगे सुनो आप। ठीक है, और इसकी एक डेफिनेशन बता दिए, और ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसको भी याद रखनी है आपको। सुने इसके बारे में कि वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का, किसका भाई, कर्ता का प्रभाव, यानी कर्ता का इफेक्ट, प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी क्रिया जब घटित हो रही है, इसको ऐसे समझें, क्रिया जब घटित हो रही है तो उस समय कर्ता का प्रभाव, ठीक है, कर्ता का प्रभाव अथवा फल, कर्ता का प्रभाव हो चाहे फल हो, ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर दोनों में से, और जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। अब देखो कर्म की बात हो रही है, नीचे मैं एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, यहाँ पर अध्यापिका तो क्या है भाई, कर्ता है। ठीक है, पुस्तक हमारा क्या है, यहाँ पर कर्म है, और पढ़ा रही है ये हमारी क्या हो गई, क्रिया। अब इस पढ़ाने क्रिया के घटित होने के समय, ठीक है, ये जो करता है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा कर्म हो गया, और ये पूरा सेंटेंस हमारा बन गया सकर्मक क्रिया का सेंटेंस। ठीक है, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, माली ने पानी से पौधों को सींचा। भाई पौधों के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पौधे बिना पानी के आगे नहीं बढ़ पाते, उनका विकास नहीं हो पाता। तो देखिए यहाँ पर जो माली है वो तो हमारा कर्ता हो गया। ठीक है, और यहाँ पर पानी से सहायता किसकी ली गई है, पानी की, तो पानी से यहाँ पर कारक है, और कारक यहाँ पर कौन सा है, करण कारक है। ठीक है, करण कारक है क्योंकि यहाँ पर साधन है पानी। क्या सींचा, यहाँ पर क्या सींचा, पौधों को सींचा। ठीक है, अब को चिन्ह भी लग रहा है, कर्म का चिन्ह होता है, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो यहाँ पर को भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर को चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके कारण से ये कर्म बन गए हमारा पौधा। ठीक है, हमारे जितने ये जो पौधे बताए गए हैं बहुवचन, ये हमारे कर्म के रूप में आएंगे, और सींचना हमारी क्रिया बन जाएगी, और पूरा सेंटेंस हमारा सकर्मक क्रिया का सेंटेंस बन जाएगा। तो दोनों ही सेंटेंसों के अंदर हमारे कर्म दे रखे हैं, और जहाँ कर्म उपस्थित होंगे तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, आगे इसका सरलीकरण पढ़ लेते हैं, विश्लेषण देखें। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक, पानी और पौधे शब्द कर्म हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कर्ता अध्यापिका तथा माली का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। ठीक है, पानी से पौधों को सींचा, तो ये हमारे क्या बन गए हैं, कर्म बन गए हैं, पुस्तक हो चाहे पानी हो और पौधे। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा कर्ता का प्रभाव इनके ऊपर ही पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। एक बहुत अच्छी पहचान यहाँ पर बताई गई है, पहचान को समझे कि क्रिया के साथ क्या, यही चीज हमको याद रखनी है अच्छे से। इसी से हमारे जो डिफिकल्ट, हमारे सामने जो डिफिकल्टी आती है सकर्मक और अकर्मक को पहचानने में, जो समस्याएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं, वो सभी यहीं से हमारी क्लियर होने वाली हैं, इस पहचान के बाद ही। तो पहचान हमारी क्या है क्रिया को पहचानने की, कि क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न किया जाए। तीन बातें बताई गई हैं, इसमें ध्यान से सुने। क्रिया के सामने क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले, यानी पॉजिटिव हमको आंसर मिल रहा है,
तो वह सकर्मक क्रिया होगी। और यदि हमको पॉजिटिव आंसर नहीं मिल पा रहा तो वो हमारी सकर्मक क्रिया नहीं होगी, वो अकर्मक में चली जाएगी। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के जरिए भी समझेंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ पर फटाफट से उतार लीजिए, आगे चल रहे हैं। एक बार इसका एग्जाम्पल के आधार पर बता देता हूँ। इसका मतलब आपको तो सिर्फ ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं हमको, क्या, क्या, किसे और किसको। यदि इन तीनों का आंसर हमको मिल पा रहा है तो आप समझ जाइए कि भाई इसमें तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक होगी या कर्मक होगी, आप पहचान पाओगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखें आप, मैंने लिख दिया कि रोहन क्रिकेट खेलता है। रोहन क्रिकेट खेलता है, तो देखो रोहन जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, रोहन हमारा कर्ता है। ठीक है, वो हमारा कर्ता बन जाएगा और खेलना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। और हमको सवाल करना था क्रिया से ही, क्रिया से जस्ट पहले हम सवाल करेंगे, या तो क्या पूछेंगे उससे, या किसे पूछेंगे, या फिर उसको किसको। इन तीनों में से कोई भी एक सवाल हमें उसके से करना होगा, एक सवाल हमें उससे करना है। ठीक है, अब वो एक सवाल हम जब इससे करेंगे तो यदि हमारा पॉजिटिव आंसर मिलता है हमको तो भाई वो तो हो जाएगी सकर्मक क्रिया, और यदि नेगेटिव आंसर हमको मिलता है तो वो हो जाएगा हमारा क्या हो गया, अकर्मक के अंदर। तो देखो यहाँ पर आंसर कौन सा मिलता है। देखो मैंने पूछा इससे कि क्या खेलता है, मैंने पूछा क्या खेलता है, रोहन क्या खेलता है, और मुझे आंसर मिल पा रहा है, क्या आंसर मिल रहा है, क्रिकेट। ठीक है, तो यदि हम मुझे पॉजिटिव आंसर मिल चुका है यहाँ तो ये सेंटेंस पूरा सकर्मक का होगा, ये पूरा सकर्मक का होगा। ठीक है, क्या का उत्तर नहीं मिले तो हमें किसे पर जाना होगा, और किसी का भी नहीं मिले तो किसको पर भी जाना हो सकता है। और इन तीनों में से किसी का भी आंसर नहीं मिलता पॉजिटिव, तब जाकर हमें उसे अकर्मक मानना होगा। ठीक है, वह कर्मक का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और आगे हमारा है, अब सकर्मक क्रिया के भी भेद होंगे। ठीक है, सकर्मक क्रिया की चर्चा हमने करी, लेकिन सकर्मक के भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या है, तो वो बहुत अच्छे समझना है। तो ये बहुत ही अच्छा बिंदु है हमारे आज के लिए। भाई सकर्मक क्रिया के अंदर एक आने वाली है क्रिया द्विकर्मक, एक क्रिया आने वाली है इसमें द्विकर्मक। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे दे रखी है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा एक कर्मक और एक होता है हमारा द्विकर्मक। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बात करने वाले हम एक कर्मक की, एक कर्मक की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, सिर्फ आपको अच्छे से समझना है। आप नोट करने के लिए ज्यादा आपको परेशानी की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, समझते हुए लिखते हुए चलना है आपको। तो देखो सबसे पहले एक कर्मक, मैंने इसका शाब्दिक विच्छेदन कर दिया। इसमें शाब्दिक विच्छेदन बनेगा इसका एक प्लस कर्मक, एक प्लस कर्मक, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कितने कर्म पाए जाएं, एक, इसके अंदर एक सिंगल कर्म पाया जाता है, वो बन जाता है हमारा एक कर्मक। वो कौन सी क्रिया होगी जिसमें एक ही कर्म पाया जाएगा, वो होगा एक कर्मक क्रिया। ठीक है, हमें ज्यादा डेफिनेशन को मतलब गहराई से भी नहीं जाना, वैसे ही हमको सिर्फ एक कर्मक शब्द से ही उसकी पहचान हो जाएगी, हमारी पूरी की पूरी परिभाषा तैयार हो जाती है यहाँ से। ठीक है, कि भाई वाक्य में एक ही कर्म होगा। अब इसकी अच्छी तरीके से हम देखें किस प्रकार से डेफिनेशन लिख पाएंगे। तो देखो जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, मैंने अभी बताया क्रिया सकर्मक ही होगी। ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर एक कर्म है तो वो बन जाती है हमारी एक कर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया के अंदर तो सवाल ही नहीं कि ये हो, अकर्मक क्रिया के अंदर तो सवाल ही नहीं होता कि भाई ये होगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया के अंदर तो सवाल ही नहीं होगा कि ये होगा। ठीक है, ये तो सकर्मक में ही होगा, सकर्मक में ही कर्मक भी पाए जाएंगे, और सकर्मक के अंदर ही हमारे द्विकर्मक भी पाए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब एग्जाम्पल पर आ जाओ, इसके दूसरी डेफिनेशन भी दे रखी है, आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। मैंने अभी अभी आपको बताया था क्रिया की पहचान कैसे कर पाएंगे हम, हमें किससे सवाल करना है, हमें क्रिया से जस्ट पहले, यहाँ पर क्रिया है देखना, रहा और ये, तो ये हमारी क्रिया हुई।
देख रहा है। तो इससे मैंने सवाल किया कि क्या श्याम क्या देख रहा है, आंसर मिल रहा है हमको पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पर फिल्म देख रहा है भाई, वो आंसर मिल पा रहा है हमको एक पॉजिटिव रूप में कि वो फिल्म देख रहा है। तो ये हमारा एक कर्मक का एग्जाम्पल होगा। एक कर्मक, यहाँ पर सिर्फ एक ही कर्म है फिल्म के रूप में, ठीक है, डबल कर्म नहीं है। आगे अगला एग्जाम्पल है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। भाई क्या लगा रही है, भाई झाड़ू लगा रही है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, उसका काम है ये। तो यहाँ पर झाड़ू, ये जो झाड़ू शब्द है ये एक कर्मक शब्द है, यानी इस सेंटेंस में एक कर्म की बात की गई है, ठीक है। नीचे इसका देखो, इसका विस्तृत रूप बताया गया, अच्छे से विश्लेषण करते हैं। देखो फिल्म और झाड़ू कर्म है, देख रहा है तथा लगा रही है क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है। हमारी जो सकर्मक क्रिया की एक डेफिनेशन भी एक अच्छे से ये बनती है कि जिस वाक्य के अंदर क्रिया का पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा और फिर क्रिया होगी। तो एक डेफिनेशन ये बनती है कि क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर, ठीक है। तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिया देख रहा है, क्या देख रहा है, फिल्म, क्या लगा रही है, झाड़ू, यानी क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। और यदि एक ही कर्म यहाँ पर बताया गया है सेंटेंस में तो एक कर्मक क्रिया होगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो द्विकर्मक क्रिया की बात हम करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए, इसको समझें। कुछ सेंटेंस के अंदर दो कर्म भी पाए जाते हैं, तो कैसे पाए जाते हैं, वो दो कर्म कौन कौन से होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनमें क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, उस सारे डिफरेंस को भी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए द्विकर्मक का मतलब क्या होता है, देखिए द्विकर्मक का मतलब क्या होता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। द्विकर्मक का मतलब क्या होता है, द्विकर्मक का मतलब देखो, द्विकर्मक का मतलब, द्विकर्मक, इस शब्द से ही हमें इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। देखो हमें पता चल जाएगा कि भाई शब्द में क्या डेफिनेशन छिपी हुई है। तो द्वि का मतलब क्या होता है, दो भागों में बांट दिया मैंने इसको, इस शब्द को। द्वि का मतलब होता है दो, कर्म का मतलब होता है कर्म, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कितने कर्म पाए जाएंगे, भाई दो कर्म पाए जाएंगे। जिसके अंदर दो कर्म प्रयुक्त होंगे, दो कर्मों से युक्त जो वाक्य होगा वहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। डेफिनेशन पर आते हैं तो देखो, द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं, एक साथ दो दो कर्म होते हैं, वो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं, एक गौण कर्म होता है, ठीक है, एक तो होता है भाई गौण कर्म और एक होता है हमारा दूसरा मुख्य कर्म, ठीक है। तो गौण कर्म और मुख्य कर्म की चर्चा करते हैं कि गौण कर्म मुख्य कर्म क्या होते हैं। उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ गौण कर्म और मुख्य कर्म के लिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया, कि राम मोहन को पुस्तक देता है। राम मोहन को पुस्तक देता है। तो यहाँ पर राम तो कर्ता होगा हमारा, ठीक है, देना हमारी क्रिया होगी। अब क्या देता है, पुस्तक देता है, यानी मुख्य कर्म क्या आ रहा है, ठीक है, पुस्तक। ये तो हमारा मुख्य कर्म हो गया जो क्रिया के साथ आ गया, ठीक है। और एक जो गौण कर्म होगा वो हमारा एक प्राणीवाचक होगा, यानी कि एक प्राणी से संबंधित होगा, ठीक है। तो मोहन को, और देखिए हमारी पहचान भी हो रही है यहाँ पर को चिन्ह के साथ। देखो को चिन्ह होता है वो कारक के अंदर होता है और कारक में भी कर्म कारक का चिन्ह होता है, ठीक है। तो इस को से भी हम इसको पहचान कर पाएंगे भाई इसका दूसरा कर्म कौन सा होगा। तो यहाँ पर ये गौण कर्म है मोहन को, और पुस्तक हमारा मुख्य कर्म हो गया। अब बात करते हैं हम कि मुख्य कर्म और गौण कर्म में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें बताया गया है कि देखो गौण कर्म के बारे में बताया है। देखो इसमें पहले कि गौण कर्म क्या होता है, कि यह क्रिया से दूर होता है, प्राणीवाचक होता है तथा विभक्ति सहित होता है। यानी कि यहाँ पर कितनी बातें बताई हैं गौण कर्म के बारे में, यहाँ पर तीन बातें बताई गई हैं। पहली बात तो क्रिया से दूर होगा, देख लो आप अच्छे से कि देना क्रिया से दूर है मोहन, ठीक है, पुस्तक पास में है, मोहन दूर है, तो क्रिया से दूर है, पहली बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है।
दूसरी बात क्या बताई गई है कि इसमें बताया गया है कि प्राणीवाचक होता है, प्राणी बिल्कुल प्राणी है, वो अनेक प्राणी है तो प्राणीवाचक हो गया। और जबकि हमारा जो मुख्य कर्म वो तो हमारा कैसा है, वो हमारा वस्तुवाचक है, ठीक है। और यहाँ पर ये निर्जीव के लिए भी है और देखो ये सजीव के लिए ये भी बनता है यहाँ पर, ठीक है। और विभक्ति सहित है। तीसरी बात और बताई गई इसमें कि यहाँ पर कारक की विभक्तियों का प्रयोग जिस कर्म के साथ किया जाता है वो हमारा गौण कर्म भी होता है, ठीक है। आगे इसमें और बात करते हैं हम। देखिए मुख्य कर्म की बात बताई गई है। अब यहाँ पर मुख्य कर्म की क्या बात बताई गई है तो इसके बारे में देखें आप एक बार अच्छे से। मुख्य कर्म, मुख्य कर्म होता है यह क्रिया के पास होता है। हमारा एग्जाम्पल फिर से लिख देता हूं मैं एक अन्य एग्जाम्पल के साथ, चलो वही लिख देते हैं, ठीक है। राम मोहन को पुस्तक देता है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसमें देखें आप भी राम करता था, देना क्रिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुख्य कर्म की बात हो रही है, क्रिया के पास होगा, यानी कि क्रिया के पास जस्ट पास कौन सा कर्म, क्रिया के जस्ट पास कौन सा है, क्रिया के जस्ट पास हमारा ये है पुस्तक, ठीक है। तो ये पुस्तक क्या है यहाँ पर, ये पुस्तक क्या होगा, ये पुस्तक हमारा है मुख्य कर्म, ठीक है। अप्राणीवाचक, और ये अप्राणीवाचक भी है, ठीक है, यानी कि ये वस्तुवाचक है, इसमें प्राणी नहीं है कोई भी, ठीक है। ये निर्जीव है अपने आप में और विभक्ति रहित, और इसमें किसी भी कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इन तीनों से तुम इनके अंतर को पहचान पाओगे कि मुख्य कर्म और गौण कर्म में क्या अंतर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। देखें इसमें बताया गया है कि इसमें यहाँ पर हमको बताया गया आगे कि देखो एग्जाम्पल देखा, देख श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, श्याम अपने भाई के साथ क्या देख रहा है भाई, फिल्म देख रहा है, ठीक है। श्याम जो है अपने भाई के साथ वो फिल्म देख रहा है, ठीक है। देख रहा है, क्या देख रहा है भाई, फिल्म देख रहा है, ठीक है। क्या देख पा रहा है वो, फिल्म देख पा रहा है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि हमें सवाल करना है क्रिया से कि क्या, किसके साथ, यानी और किससे। हम प्रश्नों के उत्तर मिल पा रहे हैं कि हमको बिल्कुल मिल पा रहे हैं। देखो श्याम किसके साथ है, क्या देख रहा है, हमको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। श्याम अपने भाई के साथ है, ठीक है, और वो फिल्म देख रहा है, यानी यहाँ पर कितने कर्म हो गए, एक तो फिल्म और एक भाई के साथ। तो देखो इसमें हमें बस ये देखना है कि भाई फिल्म जो क्रिया के जस्ट पास है वो तो हमारा मुख्य कर्म होगा, ये तो हमारा क्या होगा, मुख्य कर्म हो गया। और जो क्रिया से दूर है, ठीक है, जो सजीव है, जो प्राणीवाचक है, वो हमारा, और जो व्यक्ति के साथ है, व्यक्ति लग रही है देखो इसमें अच्छे से, ठीक है, वो हमारा बन जाता है कौन सा कर्म हो जाता है, गौण कर्म, या सेकंड कर्म भी हम इसको कहते हैं, यानी फर्स्ट कर्म और ये सेकंड कर्म। ऐसे ही अगले एग्जांपल में बताया गया, नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है, नौकरानी जो है फिनाइल से पोछा लगा रही है। अब क्या लगा रही है, आंसर मिला पोछा, है ना, किससे है, ये किसके साथ, ठीक है। तो यहाँ हमको आंसर मिल रहा है किससे लगा रही भाई, फिनाइल से। तो यहाँ पर हमको एक आंसर और मिल गया, यानी दो कर्मों का आंसर मिल रहा है। पहला कर्म होगा फर्स्ट कर्म, मुख्य कर्म होगा पोछा, और सेकंड कर्म होगा हमारा फिनाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इनका यहाँ पर विश्लेषण दिया हुआ है, आप समझ लें इसको अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं कि भाई द्विकर्मक क्रिया में इसकी क्या पहचान होती है, द्विकर्मक क्रिया की क्या विशेषताएं होती हैं, ये यहाँ पर और बताया गया है। तो देखें इसको एक बार, पहला बिंदु क्या दे रखा है यहाँ पर, फर्स्ट बिंदु में यहाँ पर बताया हुआ है, फर्स्ट बिंदु में यहाँ पर बताया गया है कि द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है, ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया आपको, और दूसरा जो कर्म होता है वो आश्रित होता है, ठीक है, एक टिका हुआ किसी पर आधारित, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मुख्य कर्म क्रिया से पहले और गौण कर्म के बाद आता है, यानी मुख्य कर्म जो होता है वो तो क्रिया से जस्ट पहले आएगा, लेकिन वो गौण कर्म के हमेशा बाद आता है। ये आप ऊपर देख ही सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे आए वो। अगली बात बताई गई कि मुख्य कर्म तो अप्राणीवाचक होता है, ठीक है, मुख्य कर्म तो अप्राणीवाचक होता है, जबकि गौण कर्म कैसा होगा, प्राणीवाचक होगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि गौण कर्म में प्राणी होते हैं, जबकि अप्राणीवाचक यानी वस्तुवाचक वो पहुंच जाते हैं मुख्य कर्म के अंतर्गत, ठीक है। यानी जो क्रिया के साथ जुड़कर आते हैं वो मुख्य कर्म होंगे, और मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होते हैं, जबकि गौण कर्म
सजीव और प्राणियों से संबंधित होते हैं, ठीक है, उनमें व्यक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। और गौण क्रम के साथ को व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो कई बार अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। और हाँ, बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, इस लाइन को अच्छे समझें। कई बार सेंटेंस के अंदर हमें दो क्रम मिल जाते हैं, ठीक है, और जो गौण क्रम होता है हमारा वो अप्रत्यक्ष रूप में भी आ जाता है, ठीक है, कई बार उसके अंदर को व्यक्ति गायब हो जाती है, ठीक है। तो हमको इस बात को बहुत अच्छे से समझ कर चलना है, ठीक है, कि इनमें कौन कौन से अंतर होते हैं, ठीक है, अंतरों को पहचानते हुए चलना है। आगे मैं बढ़ता हूँ, तो देखिए आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात कर रहे हैं इसमें एक और बिंदु बताया गया कि द्विकर्मक क्रिया में एक मुख्य कर्म होता है। हाँ, ये हमने पढ़ लिया, ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है, और ये भी हमारे बिंदु थे, हमने दोबारा रिवाइज कर रहे थे इनको, ठीक है। तो समझ लें आप इसको, चारों को नोट डाउन कर लें। अब एक एग्जाम्पल बता रखे नीचे इसने, तो देखिए, बच्चे गुरुजन को प्रणाम करते हैं, बच्चे गुरुजन को प्रणाम करते हैं। अब इसमें हमको पहचान करनी है, आप देख पा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा होगा कि दो शब्द यहाँ पर डार्क हो रहे हैं, ठीक है, जो डार्क हो रहे हैं ना, उनमें एक गौण है और एक मुख्य कर्म है। अब पहचान करें आप कि मुख्य कौन सा होगा, गौण कौन सा होगा। मुख्य कर्म वो होता है हमेशा जो क्रिया से जुड़ता है, क्रिया के साथ आता है, जबकि गौण कर्म वो होगा जो कर्ता के पास आता है या क्रिया से दूर आता है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति के साथ भी आ जाता है, कई बार व्यक्ति के बिना भी आ जाता है, ठीक है। अब और दूसरा एग्जाम्पल में बताया, सुरेंद्र ने छात्र को गणित पढ़ाया। भाई सुरेंद्र ने छात्र को क्या पढ़ा दिया, गणित पढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य कर्म तो क्या है, क्या पढ़ाया, गणित पढ़ाया, ठीक है। और किसको पढ़ाया, किसको भी आंसर मिल रहा है हमको, छात्र को पढ़ाया, तो ये हमारा गौण कर्म होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अब हमारा अकर्मक क्रिया आने वाला है, ठीक है, अब हमारा अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अकर्मक क्रिया क्या होता है, ठीक है, अकर्मक, अकर्मक की बात करते हैं। देखिए आप, अकर्मक, अकर्मक में देखो, ए का मतलब तो यानी दो विभाजन कर रहा हूं मैं इसका फिर से, जैसे हमने सकर्मक किया था यहाँ पर, तो ए का मतलब होता है नहीं, ठीक है, और कर्मक का मतलब होता है कर्म, यानी कि जिसमें कर्म नहीं पाया जाता। भाई सकर्मक में तो कर्म पाया जाएगा, क्लियर है तो हम सबको, लेकिन अकर्मक में कर्म नहीं पाया जाता, तभी तो वह कर्मक कहलाया, ठीक है। परिभाषा पर आ जाएं तो देखो, वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है, जिसमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम इसकी डेफिनेशन पहचाने, जाने तो सुने, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्म पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो उसमें है ही नहीं, तो पड़ेगा तो कहाँ से, ठीक है, वो तो किस पर पड़ने वाला है, कर्ता पर पड़ने वाला है, और यदि कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। आगे देखो इसके बारे में और चर्चा करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, अकर्मक ए प्लस कर्मक अर्थात कर्म रहित, कर्म के बिना, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं लगा होगा, क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे सुनिए इसके बारे में, अकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर नहीं होता क्योंकि कर्म उसके अंदर होगा ही नहीं, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर नहीं पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिखकर बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने लिख दिया राम पढ़ता और है, राम पढ़ता है, यहाँ पर ये राम करता है और पढ़ना क्रिया है, ठीक है, ये हमारा कर्ता हो गया और ये हमारी क्रिया हो गई। अब यहाँ पर कोई कर्म नहीं दिया, यानी सीधा संबंध क्रिया का यहाँ कर्ता से बैठ रहा है, राम से, यानी पढ़ना क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है, यानी राम से है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होगा, ठीक है भाई। आगे हम बढ़ते हैं, तो सुने, अब है सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। कैसे हम पहचान करें, ये हमने पीछे चर्चा कर ली है, ठीक है, एक बार फिर से हम इसको चर्चा में लेकर आ रहे हैं, दोबारा से बता रहा हूँ मैं आप सभी को ये कि कैसे हम पहचान करें। तो देखो इसके बारे में आप अच्छे से दोबारा, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हमें कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने होंगे, कौन कौन से शब्द हैं वो क्वेश्चन मार्क वाले शब्द, जिससे हमें क्रिया से सवाल करने हैं, तो इसमें क्या, किसे, किसको, ऐसे हमको प्रश्न करने हैं, वो भी क्रिया से करने हैं, और यदि हमको पॉजिटिव आंसर मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक होगी, ठीक है।
और यदि हमको नेगेटिव आंसर मिलता है तो वो अकर्मक होगी। ठीक है, एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो राम फल खाता है, प्रश्न करने पर क्या राम क्या खाता है, उत्तर मिल जाएगा हमको, फल बिल्कुल मिल जाएगा हमको उत्तर। ठीक है, मैंने यहाँ पूछ लिया कि क्या खाता है, उत्तर मिल गया, फल खाता है, बिल्कुल आंसर मिल रहा है। और अच्छा आंसर मिलेगा और वही पॉजिटिव बन जाएगी हमारी कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे सीमा होती है। अब यहाँ पर सीमा तो क्या है हमारा, करता है। सीमा तो क्या है हमारा, करता है। ये तो हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, और रोना क्या है, हमारी क्रिया है। अब यहाँ पर कोई कर्म भी नहीं दे रखा, फिर भी हम इससे सवाल कर लेते हैं। किससे, क्रिया से करेंगे, कर्ता से कोई सवाल नहीं करना है। ठीक है, कर्ता हमारे सवालों का जवाब देने वाला भी नहीं है भाई। ठीक है, तो हम क्रिया से सवाल कर लेते हैं कि क्या रोती है, क्या रोती है, हमको कोई उत्तर ही नहीं मिल पा रहा। और अगर यहाँ पर कोई और शब्द बीच में दे रखा होता तब भी हमको उत्तर नहीं मिलता। ठीक है, अगर क्या का उत्तर तब भी हमको नहीं मिल पा रहा तो फिर वो समझ जाना आकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपको। मैंने लिख दिया कि शीला बाजार जाती है। शीला जो है वो बाजार जाती है। शीला क्या है यहाँ पर, करता है हमारे। ठीक है, और जाना हमारा क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब बाजार क्या है, क्या बाजार कर्म है, क्या बाजार कर्म है, नहीं, बाजार कर्म नहीं है। ठीक है, कैसे पता करें, हम इससे सवाल करेंगे क्रिया से। भाई कर दिया हमने सवाल, क्या जाती है, क्या जाती है भैया, क्या जाती है, कोई आंसर नहीं मिल रहा हमको सही तरीके से, उचित तरीके से यहाँ पर। और दूसरा सवाल भी करके देख लें, किसे जाती है, किससे जाती है, कोई आंसर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बाजार यहाँ पर स्थानवाचक, स्थानवाचक की विशेषता को प्रकट कर रहा है। ठीक है, स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका कोई सटीक आंसर हमको नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण से ये जो वाक्य होगा अकर्मक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और उदाहरण बताए गए हैं। देखो, मारना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं में क्या किसी लगाकर प्रश्न किया जाए। ठीक है, तो आप इन सभी एग्जाम्पलों को अच्छे से देख लें। ठीक है, और कल फिर हम आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा है। ठीक है, टॉपिक हमारा। ठीक है ना, ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।